हेलो, नमस्कार साथियों। फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें हमने कल उर नगर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मारी नगर के बारे में। तो पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित है। यानी कि ये दक्षिण में न होकर के ये फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित होता है। और मानचित्र में जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करके ये दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की आवश्यकता पड़ती थी, तो वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। और बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे। खानाबदोश यानी घुमंतू, जो इधर से उधर घूमते रहते थे। इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती थी और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल भी लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। तो मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि यायावर वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों और भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के होते थे। तो आगे के जो चैप्टर 5 है उसमें हम इन पशुपालक जो समाज हैं, इनके शासकों के बारे में कुछ और अधिक जानकारी जो है वो पढ़ेंगे। जो घुमंतू समाज था, जो मंगोल साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मारी के राजा कौन थे? एमोराइट समुदाय के थे। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्हें मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया जाता था, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के जो देवता डैगन हैं उनके लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। यानी जो राजा हैं वो केवल उनका आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने जो देवता डैगन है मुख्य मारी का, उसके लिए एक मंदिर भी बनवाया। और इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय, लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो पाई। यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए है। और एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए, जो कि सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। और ये चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था 2600 ईसा पूर्व में। ये देखिए, ये जो चित्र हमें एक योद्धा का दिखाया गया है, ये एक एमोराइट योद्धा है और ये एक सीपी के ऊपर उकेरा गया है। सीपी जो नदियों और समुद्रों में मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये हमें जो है मारी नगर की स्थिति बताई गई है मानचित्र के अंदर कि कहाँ पर है मारी नगर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये जो भूमि है प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती थी और फिर चारागाह क्षेत्र में बदल जाती थी। ये जो ग्रीन डॉट वाली भूमि है, ये कृषि भूमि है, यहाँ पे खेती होती थी। और जो येलो कलर की भूमि दिखाई दे रही है वो है चारागाह भूमि, जहाँ पे वेदिकाएं और नहर का पानी नहीं पहुँच पाता है। और जो बाकी का ब्राउन कलर का एरिया है वो बसंत में चारागाह क्षेत्र बनता था। और ये जो हमें डॉट डॉट की लाइनें दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये
जो है मौसमी धाराएं हैं। फिर देखिए ग्रीन से ब्राउन की ओर निचली भूमि में पठार की ओर स्टेपी। इस तरह से जैसे समझ लीजिए आप कि ये बिचली भूमि है जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया, ये फरात नदी की ऊर्ध्व धारा है। ऊर्ध्व मतलब ऐसे खड़ी हुई ऊर्ध्व धारा है। और इसी के जो है यहाँ पे ऊर्ध्व धारा पे ये मारी नगर बसा हुआ है। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है इसलिए चारागाह बना हुआ है। और ये जो है ये हमारा कृषि भूमि क्षेत्र है और ये चारागाह क्षेत्र है। और ये जो है ये पूरा अन्य क्षेत्र है। ये जो बसंत में चारागाह बनता है, बाकी मोस्टली ऐसे सूखा पड़ा रहता है। तो ये पूरा पास का एरिया हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कृषि भूमि के अंदर हमारा ये मारी नगर बसा हुआ है। फिर देखिए मारी में जिमरीलिम का राजमहल, ये जो है पूरे एक पृष्ठ पे दिया हुआ है। तो आप इसको बुक में बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि जो राजा जिमरीलिम है मारी का, उसका एक बहुत ही भव्य राजमहल जो यहाँ पे खुदाई में मिला है, उसका यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है, जिसमें सभागृह, उसका सिंहासन कक्ष, आंगन और प्रवेश द्वार, कुएं वगैरह दिखाई देते हैं। और इसका जो प्रांगण है ये इस तरह से बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और लिपिक का जो कार्यालय होता है जहाँ पे पट्टिकाएं बनाई जाती थी, लेखन कार्य किया जाता था, वो इस तरह से कुछ बना हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। फिर देखिए जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल, ये यहाँ पे रसोई घर है जिसमें हमें कुछ भट्टियाँ, तंदूर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये शौचालय, स्नानघर वगैरह आज के ज़माने से कुछ मिलते जुलते। ये यहाँ पे शाही निवास अलग से होता है और आम निवास अलग से। और दीवारों पर चित्रकारी भी इस तरह से की हुई थी महल में। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं ध्यान से। 1810 से लेकर 1760 ईसा पूर्व का ये राजमहल है। तो मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वो प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण के मुख्य केंद्र था। अपने समय में वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा आया और वो अपने साथ मारी के राजा जिमरीलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर आया। तो दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर आदि। तो वो संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन, जो कि हमें प्रांगण दिखाई दिया था, वहाँ पे उसमें बैठकर बाकायदा भोजन करता था। और नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे और राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा नंबर 132 में मिलता था। ये सब आप जो नंबर है ये ध्यान से मैप में देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो वहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। और राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में, यानी 2.4 लगभग 2.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें कम से कम 260 कक्ष बने हुए थे। तो एक बहुत ही विशाल ये महल यहाँ पे मारी के राजा का। अब यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे कि जो घुमंतु लोग हैं या फिर जो समुदाय हैं विभिन्न जातियों के, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बस गए थे कि उनके अंदर सभ्यता आ गई थी, जीवन शक्ति उन्हें मिल गई थी। फिर हम आगे का पढ़ेंगे। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही। यानी ये जो घुमंतु लोग हैं, इनसे राजा लोग भी डरते थे कि कहीं ये सब लोग मिलके रात को हमारे साम्राज्य में कहीं पे आक्रमण ना कर दे, कोई लूट मार ना कर ले।
तो इनको चलने फिरने की तो आज़ादी थी, लेकिन इनके ऊपर नज़र पूरी तरह से रखी जाती थी ताकि कोई नुकसान ना हो। तो मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाता था। और मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में लगभग 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूलते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप, जो अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यह रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में अद्वितीय था। यानी सैनिक दृष्टि से ये थोड़ा कमज़ोर साबित हो सकता है मारी राज्य, लेकिन व्यापार और समृद्धि के मामले में ये भरपूर राज्य था, अद्वितीय था और बहुत सारा व्यापार यहाँ से होता था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। अब हम इनकी खुदाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं और उनके कार्य की यथार्थता, परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे कि उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिख नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खोजकर निकाला गया और इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ किलोमीटर तक खरोंचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई। पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उनकी बनावट और ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधे और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। बाहर गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे भी मिलते थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चलता है। तो घरों में रहने के कमरे कौन से थे, ये जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं और वहाँ की गलियों में सूअर के छोटे बच्चों के दांत भी पाए गए, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सूअर खुले घूमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे किसी मृतक को दफनाया गया और सूअर की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया था। और पुरातत्वविदों ने कमरे के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों पर पोपलार यानी एक लंबा पतला पेड़ होता है, पोपलार के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी। कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। तो इस तरह से हमने इसका उत्खनन का जो महत्व है, किस तरह से करते थे, ये देख लिया है। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, शहरों का क्या महत्व होता था यहाँ पे। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को बहुत अधिक महत्व देते थे। ये एक शहरी सभ्यता ही थी, ये हमें भूलना नहीं है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे शहरी जीवन को महत्व दिया जाता था, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर इतना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है,
यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ये एक इम्पोर्टेंट काव्य है। ये कितनी पट्टियों पर लिखा गया, किसका है, ये हमें इसके बारे में याद रखना है सारा कुछ। तो ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिश अपने नगर उरुक को लौट आया और जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वो भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिससे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेखन कला की क्या देन है। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उनकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उसमें 2 का वर्गमूल ये दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। कई बार ये जो फैक्ट है इसको एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि 2 का वर्गमूल क्या दिया गया है। यदि आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1 पॉइंट इस तरह से होगा और इसके सही उत्तर यानी जो इसका सही उत्तर आज के ज़माने में हम मानते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है, बिल्कुल मिलता जुलता है। और उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वो 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो इस तरह की मैथ उस समय भी लोग सॉल्व किया करते थे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। और समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया और वहाँ से वो रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। और ये सब कैसे हुआ ये हम देखेंगे अध्याय 5 में। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उसका हिसाब रखा जाता था। तो मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती अगर लेखन कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता। यानी अगर लेखन कला विकसित नहीं होती तो ये सब मेसोपोटामिया द्वारा संभव नहीं हो पाता। जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। तो यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। यहाँ पे हम एक पूराकालीन पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये, इन सबको आप रिवीजन करके याद जरूर रखिएगा। तो लौ युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था और राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनके खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प आदि वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था।
बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की रचना की। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें मिलता है, असीरियाई राजा या फिर बेबीलोनिया का राजा अशुरबनीपाल, जिसका कार्यकाल होता है 668 से 627 ईसा पूर्व, इसने क्या करा, निन्वे यानी अशुरबनीपाल बेबीलोनिया की राजधानी निन्वे, उसके अंदर एक पुस्तकालय की स्थापना करी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये याद रखना ज़रूरी है कि पुस्तकालय की रचना कहाँ पे हुई, निन्वे में, अशुरबनीपाल की राजधानी। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुति और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी, अक्कदी, पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। और अशुरबनीपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से उसने जो है खोज करके एक पुस्तकालय बनाया और वहाँ पे जो है सारी कृतियाँ सुरक्षित करी। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं अशुरबनीपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया है। मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया है और अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भरकर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया: असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। इस तरह से इनको सूची तैयार की जाती थी। तो अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी, जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। जो सामग्री है उनकी खोज करना और उसके बाद उन्हें वर्गीकृत करके सहेजना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। अब हम एक और पुरातत्ववेत्ता के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवाया। यानी जो असीरिया का शासन है वो 625 ईसा पूर्व में ख़त्म कर दिया। किसने? नेबोपोलासर ने। और ये था दक्षिणी कछार का शासक। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। यानी बेबीलोन का जो संपूर्ण इतिहास है उसको अगर हम देखें तो नेबोपोलासर के बाद यहाँ पे एकेमेनिड लोगों ने शासन किया ईरान के। उसके बाद यहाँ पे सिकंदर ने भी शासन किया। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से भी अधिक था और इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। यानी ट्रिपल, सिंगल, डबल और ट्रिपल, इस तरह से ट्रिपल यहाँ पे 4 दीवारी बनी हुई थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे
और एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार भी थी। यहाँ पे ये भी आपको परिभाषा पूछी जा सकती है कि जिगुरात क्या है, तो एक सीढ़ीदार मीनार है। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिडस, ये भी हमें याद रखना है। उसने लिखा है कि ऊर नगर के देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के एक पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया, मैंने हर दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वो आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, उसका पट्टलेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषण और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी वेशभूषा से सुसज्जित करके महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। तो नेबोनिडस और निस्संदेह उसके अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। तो नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वो लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर की संपूर्ण काल रेखा दी गई है। इसके काल को याद करने का शॉर्ट तरीका जो यहाँ पे हम इसको रिवीजन कर सकते हैं कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, जो उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान है, वहाँ पे खेती शुरू होती है। लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना शुरू होता है, जो कि एक ईंटों का ढांचा होता है। तो मंदिर कब शुरू होते? 5000 ईसा पूर्व में, और 7 से 6000 ईसा पूर्व में मैदानों में खेती की शुरुआत। फिर 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेखन कार्य कब शुरू होता है? 3200 ईसा पूर्व में। और 3000 ईसा पूर्व में उरुक एक विशाल नगर के रूप में उभरता है और कांसे के औजारों के इस्तेमाल में यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। फिर 2700 से 2500 ईसा पूर्व में आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगैमिश जैसे पौराणिक राजा होते हैं। 2600 ईसा पूर्व में किलाकार लिपि का विकास हो जाता है। 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी का प्रयोग शुरू होता है। 2370 सारगोन अक्कद सम्राट, इसके बारे में हमने अभी देखा। फिर 2000 ईसा पूर्व के आसपास सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार हो जाता है और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव होता है। 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना की जाती है और अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती है। यहाँ पे असीरियाई भाषा स्थान ले लेती है। 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना होती है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग होता है और 720 से लेकर 610 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य, और उसके बाद 668 से 627 अशुरबनिपाल का शासन। 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन को जीता और लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में अक्कदी भाषा और किलाकारी लिपि अब प्रयोग में नहीं रह जाती है और 1850 के अंदर किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस लिपि को कब पहचाना और पढ़ा गया, तो 1850 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर का बार बार रिवीजन कीजिएगा, ज़रूर आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे अच्छे से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।